हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमियल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th का ही बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1 इन डिटेल में डिस्कशन किया है। हम जो भी टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें एनसीईआरटी बेस्ड है, बिकॉज़ मेरे ओपिनियन में जो साइड बुक्स होती हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, और जो एनसीईआरटीज़ होती हैं इसकी लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, स्पेसिफिकली जब सीबीएसई क्वेश्चन पेपर बनाता है तो वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पुट करता है। बस डिफरेंस ये होता है कि इनके पूछने के क्वेश्चंस के तरीके थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये शब्दों से खेलते हैं। बाकी अगर आपने एनसीईआरटी को एकदम थॉरली अच्छे से पढ़ लिया है तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, आप आंसर देने में एबल रहेंगे। और अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसके कंसेप्ट अच्छे से आपके नहीं क्लियर हैं, तब आपको आंसर्स में डिफ़िकल्टी होगी। अदरवाइज़ अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी इशू नहीं क्रिएट होगा। इसलिए किसी भी साइड बुक पे जाने से पहले एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके सभी चैप्टर्स को इन डिटेल अच्छे से पढ़ लें, शब्दों की मीनिंग को समझ लें, इससे आपका डिफ़िकल्टी लेवल कम हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस का चैप्टर नंबर 2। अब लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने समझा था कि बिज़नेस होता क्या है, बिज़नेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसके साथ साथ ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी चीज़ों को हमने लास्ट क्लास में इन डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब बिज़नेस हमें पता तो चल गया कि बिज़नेस होता क्या है। अब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि कितने तरीके के बिज़नेस अवेलेबल है, फॉर्म्स अवेलेबल है जिसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस अगर उस फॉर्म को हमें स्टार्ट करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लिमिटेशंस है, क्या उसके बेनिफिट्स है, इन सब चीज़ों के बारे में इन डिटेल में हमें पता होना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में हम इन डिटेल ओवरऑल 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पढ़ेंगे। इस चैप्टर में स्टार्टिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे एक नेहा करके ऐसे आपको केस दिया हुआ है कि ये लोग स्टूडेंट्स हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे। तो कुछ कहती है कि मैं ऑपरेटिंग वर्क करूँगी, कुछ कहते हैं कि मैं कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी। तो दे आर सेइंग डिफरेंट थिंग्स। तो यहीं से बताया जा रहा है कि ये अलग अलग काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनको किस तरीके से आप कैटेगराइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, इससे पहले या तो हम ये जान लेते हैं कितने फॉर्म्स होते हैं। तो एक हमारा फॉर्म होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है जॉइंट हिंदू फैमिली, एक होता है पार्टनरशिप, एक होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। दीज आर द 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें जनरली आप अपने आसपास के एरियाज़ में देख ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया टर्म है। अगर अभी आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये 1 बाय 1 सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आपको खुद लगेगा ये तो बहुत ईजी है। लेट्स स्टार्ट। अब हम जानते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। तो सबसे पहला जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आप हमें बताइए सोल मतलब क्या होता है। यहाँ पे सोल का मतलब आप बिल्कुल जूते वाले सोल को नहीं समझिएगा। सोल प्रो का मतलब यहाँ पे है अकेला, इंडिविजुअल पर्सन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही ऐसा बिजनेस होता है जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन रन करता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी डिसीजंस होंगे, कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें कौन डिस्कस करेगा? एक इंडिविजुअल पर्सन डिस्कस करेगा। लेट्स हैव अ डिटेल लुक ऑन दिस टॉपिक। Okay. Do you often go in the evening to buy register pens, chart papers, etc. from a small neighborhood stationery? Well, in probably
कोर्स ऑफ योर ट्रांजेक्शन यू हैव इंटरेक्टेड विद सोल प्रोप्राइटर। इसमें कहा जा रहा है आप जो अपने आसपास के शॉप में जाते हैं शाम के टाइम में, पेन, चार्ट, पेपर कुछ भी लेने के लिए अगर आप जाते हैं, तो ये नेबरहुड जो स्टेशनरी होती हैं, जो ट्रांजेक्शन्स आप डन करते हैं, ये सोल प्रोप्राइटर ही फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, इसी को सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर इज़ अ popular form of business organization and is the most suitable for small businesses especially in their initial years of operations। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है और साथ ही साथ सुटेबल होता है। ठीक है, क्यों? जब आपको शुरू में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, आप तुरंत ही एक बड़ी सी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ऐसे रील्स वगैरह स्क्रॉल करते देखा होगा तो विशाल मेगा मार्ट क्या है कि जो मेगा मार्ट स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसकी कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग इकट्ठा खड़ी हुई। एक छोटी सी शॉप से शुरुआत की गई और बाद में इसको एक मेगा मार्ट का लुक दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्टार्टअप हुआ है वो इनिशियल स्टेज में स्मॉल हुआ है। तो ये जो शुरुआत हुई है, इनिशियल हुई है, इसी को इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आपको इनिशियली कोई ऑपरेशन स्टार्ट करना है तो सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। आज के टाइम में आप बहुत सारी कंपनीज़ को देखते हैं जो शुरू में छोटी कंपनीज़ के तौर पे ग्रो कर बनती हैं और धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो करना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक तो बहुत ही पॉपुलर है। पॉपुलर इसलिए कि आपको हर छोटी छोटी शॉप दिख जाएगी, गली में, मोहल्ले में, आपके आसपास एरियाज़ में, इवन मार्केट में अगर आप निकलेंगे तो बहुत सारे ऐसे सोल प्रोप्राइटर शॉप आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ये कन्वीनियंट क्यों है? क्योंकि शुरुआत में आपको बहुत कम मनी की ज़रूरत होती है। अगर आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप छोटे लेवल पे बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप की मीनिंग। सो यहाँ पे कहा जा रहा है इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड controlled by an individual who is the recipient of all profit and bearer of all risk. So please focus on the words given in this definition. First word owned. ठीक है, owned मतलब मालिक, प्लस मैनेज कि किस तरीके से चीज़ों को हमें देखना है, क्या देखभाल करनी है, ये सारी चीज़ें कौन करता है? आपका सोल प्रोप्राइटर। अब मैनेज करने के साथ साथ कंट्रोल, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। ठीक है, मनी का इनफ्लो आउटफ्लो को कंट्रोल करना, ये सब कौन करता है? एक इंडिविजुअल पर्सन। अब ये इंडिविजुअल पर्सन ओन भी कर रहा है, मैनेज भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है। OMG की जगह OMC, ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल। तो अब प्रॉफिट भी तो इसी का होगा। वैसी बात है, अगर मैं अकेले सारा मेहनत कर रही हूँ तो मैं उस प्रॉफिट को किसी के साथ क्यों शेयर करूँ? तो यहाँ पे भी जो भी इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस रन कर रहा है, सारा एफर्ट्स वो अकेले लगा रहा है, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे कंट्रोल का हो, चाहे वो ओनरशिप का हो, हर एक चीज़ वो अकेले देख रहा है। तो इसीलिए जो भी प्रॉफिट होगा वो उसका होगा, इकलौता हकदार वही होगा प्रॉफिट का, कोई दूसरा तो होगा नहीं। साथ ही साथ अब चीज़ें मैनेज, सारी चीज़ें वही कर रहा है, तो प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क भी होता है, लॉस भी होता है, तो इसको भरेगा कौन? अब प्रॉफिट का आनंद एक इंडिविजुअल पर्सन ले रहा है तो इसका दुख या फिर इससे होने वाले नुकसानों का भी ज़िम्मा कौन लेगा? ये इंडिविजुअल पर्सन ही लेगा। तो यही कहा जा रहा है, रिसिपिएंट मतलब रिसीवर ऑफ ऑल प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट होगा उसको रिसीव करने वाला पर्सन कौन है? यही इंडिविजुअल। और अगर कोई नुकसान हो रहा है, कोई रिस्क आ रहा है, उसकी भरपाई भी कौन करेगा? उसको कंपनसेट कौन करेगा? वो यही इंडिविजुअल करेगा। सो प्लीज़ इस डेफिनेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इससे आपको हेल्प कहाँ मिलेगी वो मैं बताती हूँ। आपको हेल्प मिलेगी इसके फीचर्स जानने में कि एक्चुअल में सोल प्रोप्राइटर के फीचर्स
क्या होते हैं, और इन्हीं फीचर्स से फिर हमारे इसकी मेरिट्स निकलेगी और डीमेरिट्स। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होती है? मेरिट्स मतलब होता है कि उसके लाभ, और डीमेरिट्स मतलब होता है कि उसकी कमियां। तो कैसे ये अच्छा है, कैसे ये बुरा है, ये सारी चीज़ें हमको इसी फीचर से जानने को मिलेगी। सो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा। लेट्स कंटिन्यू। दिस इज़ एन एविडेंट फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ। अब अगर आप नाम ही देखें सोल प्रोप्राइटरशिप, तो इसी से आपको पता चल जाएगा ये किस तरीके का फॉर्म ऑफ बिजनेस है। एग्जाम्पल, सोल का मतलब होता है ओनली, प्रोप्राइटर मतलब ओनला, इकलौता ओनर, ठीक है, ओनर, इसके अलावा कोई दूसरा ओनर ही नहीं है। हैज़ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द वन हु इज़ द ओनली ओनर ऑफ बिजनेस। इसीलिए सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो अकेला ओनर है अपने बिजनेस का। सो दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज पर्टिकुलरली कॉमन इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज सर्विस, ठीक है। अब ये कॉमन कहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप देखने को मिलता है? तो आप सलून जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का एक एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ हेयर सलून्स जाते हैं जहाँ पे सिर्फ हेयर कटिंग्स होती हैं, और स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग रिटेल शॉप्स इन लोकेलिटी, आपके एरिया में जो छोटी छोटी दुकानें हैं, ये सब सोल प्रोप्राइटर का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही इकलौता मालिक होता है, कोई दूसरा मालिक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के ये एग्जाम्पल है। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएं और कौन सा ऐसा फॉर्म है एग्जाम्पल के तौर पे। सो लेट्स कंटिन्यू। अब हम आ गए हैं फीचर्स पे। सो नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस? So first of the most important feature is that it does not require any kind of lots of legal formalities. आपको बहुत ज़्यादा legal formalities को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। Initially आप without fulfilling any legal formalities you will able to start your business. Or in some cases or in some kind of business only some license is required. So formation and closure, the first feature of business, said that the formation and closure of this business is very easy. Anytime if you want to start a business you can, or if you don't want to continue your business after some time you may क्लोज योर बिजनेस। तो आपका स्टार्ट और एंड दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर लॉट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। तो यही आपको एनसीईआरटी में कहा जा रहा है, देयर आर नो सेपरेट लॉ, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करने वाला कोई सेपरेट लॉ नहीं होता है। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट है 1932, कंपनीज एक्ट है 1956 एंड रिसेंटली मॉडिफाई किया गया है तो 2013। ऐसे बहुत सारे लॉ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लॉज हैं। इस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई लॉ नहीं है जो इसको गवर्न करता हो। दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको रिक्वायर्ड होती हो जो स्टार्ट करने के लिए बिज़नेस की ज़रूरी हो, आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट इन सम केसेस सिर्फ आपको किसकी लाइसेंस, फॉर एग्जांपल अगर लिकर शॉप आपकी स्टार्ट हो रही है तो यू नीड टू हैव अ लाइसेंस टू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर बिजनेस, तो इसलिए आपको वहाँ लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो क्लोजर ऑफ बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन ईजली, इस तरीके से अगर बिजनेस को आपको क्लोज करना है वो भी आसानी से हो जाएगा। दस ईज इन्फॉर्मेशन एज वेल एज क्लोजर ऑफ बिजनेस, ठीक है। होप आपको इतना समझ में आया होगा अच्छे से, प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट, लाइबिलिटी। अब इसकी जिम्मेदारी, लाइबिलिटी कितनी होती है? इन द केस इफ इन केस ऑफ लॉस हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टोटली। सो as I have already discussed, the sole proprietor is the sole recipient of all profit. So it implies that sole proprietors have अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो प्रोप्राइटर के लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड, मतलब अगर कोई नुकसान हुआ,
कोई बहुत ही ज़्यादा इंसॉल्वेंसी जैसा केस आया, तो इन दैट केस द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ दैट अमाउंट। इसका मतलब कि उसकी खुद की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके कार, उसका घर, उसके घर की जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी को उस अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल पर्सन की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ये पॉइंट आपके लिए एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू में ये अक्सर पूछा जाता है कि किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और किसकी अनलिमिटेड होती है। सो होप आपको समझ में आया होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम एक बार एनसीईआरटी से डिस्कस कर लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दिस implies that having to beg rupees 20,000 from her personal source, even if she has to sell her personal property to repay the firm's debt। ठीक है, अगर कंपनी के डेब्ट को रीपे करने के लिए आपको आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूटिलाइज की जाएगी। नेक्स्ट, सोल रिस्क बियरर एंड द रिसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट। अब इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस, तो जो भी रिस्क होगा, जो भी लॉस होगा, वो अकेला कौन बियर करेगा? वो सोल प्रोप्राइटर, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन जिसके नाम पे बिजनेस चल रहा है, वो बियर करेगा। और अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो प्रोप्राइटर ही एंजॉय करेगा उसके सारे बेनिफिट्स भी, और उसको जितने भी प्रॉफिट मिलेगा वो सब उसको रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा। और किस बात का रिवॉर्ड दिया जाएगा? कि उसने बड़े बड़े जोखिम, बड़े बड़े रिस्क को लिया, इसीलिए आज उसको क्या मिल रहा है? उसका रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। सो नाउ कंट्रोल। The right to run the business and make all decision lies absolutely with सोल प्रोप्राइटर। हमने ये मीनिंग में पढ़ा था कि कंट्रोल किसके अंडर होता है? वो सोल प्रोप्राइटर की क्या डिसीज़न लेना है, किस तरीके से बिज़नेस को रन करना है, ये सारी चीज़ें एब्सोल्युटली किसके अंडर होती हैं? सोल प्रोप्राइटर के अंडर होती है। वही इन सब चीज़ों को ध्यान रखता है, इनसे रिलेटेड डिसीज़न। इट मीन्स इकलौता इंसान होता है जो सारे डिसीजंस लेता है रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अभी हाँ, ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि बिज़नेस का चीर फाड़ करना। ऑपरेशन मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने से रिलेटेड है। ही कैन कैरी आउट हिज प्लान्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर। वो अकेले सारा काम करता है, यहाँ पे उसके काम में कोई भी रुकावट नहीं डालता है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है। अब नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है? कि कानून की नज़र में बिजनेस और बिजनेसमैन एक है। अगर बिजनेस बंद होता, बिजनेसमैन को कुछ होता है तो बिजनेस भी साथ ही साथ वाइंड अप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेसमैन इंसॉल्वेंस हो जाता है, ठीक है, बिजनेसमैन अगर अनसाउंड हो जाता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो क्या होगा? यहाँ पे इन द आइज ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन सोल ट्रेडर एंड बिजनेस। ठीक है, बिजनेस और सोल ट्रेडर के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जा रहा है। सो इनकी आइडेंटिटी अलग अलग नहीं है, ओनर और सब बिजनेस दोनों सेम है। सो अगर कुछ भी होता है तो बिजनेस की एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल पूरी तरीके से ओनर को ही ठहराया जाएगा। और जो मैं अभी आपको पॉइंट बता रही थी वो कंटिन्यूटी का है कि बिज़नेस की कंटिन्यूटी की गारंटी नहीं है, बिज़नेस कभी भी बंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट, बिज़नेस का इस तरीके की चीज़ें आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर मालिक को कुछ होता है तो उसका बिज़नेस भी क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। सो ये था हमारा। अच्छा, इसको भी मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ के समझा देती हूँ कि द सोल प्रोप्राइटर business is owned and controlled by one person. Therefore, death, insanity, imprisonment,
physical ailment or bankruptcy of the sole proprietor will have direct detrimental effect on the business and may even cause closure of the business. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, क्योंकि बिजनेस ओन मैनेज और कंट्रोल एक इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर वो पागल हो जाता है, अगर उसको जेल भेज दिया जाएगा या उसके साथ फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इन सभी केसेस में सोल प्रोप्राइटर डायरेक्ट क्या होगा या इफ़ेक्ट करेगा बिजनेस को, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि बिजनेस बंद भी हो जाता है, क्लोज भी हो जाता है। तो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। फॉर टुडे दिस मच इज एनफ। टुमारो वी विल डिस्कस द मेरिट्स and demerits of sole proprietorship form of business. So till then, take care of yourself. Have a good day.